अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाज़रीन, अब जबकि लॉकडाउन में नरमी का फैसला किया गया है, खतरा और भी बढ़ गया है चूँकि बाज़ारों में लोगों का एक हजूम नज़र आता है और समाजी दूरियों के जो असूल हैं उसको भी नज़रअंदाज कर दिया है। पुलिस जो कोरोना वबा के खिलाफ फ्रंट लाइन पर है, इसके लिए खतरात मज़ीद बढ़ चुके हैं। कल एक और पुलिस एहलकार को कोरोना की वजह से जो है उनकी मौत हो गई। पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक वबा की वजह से 3 पुलिस वाले फौत हो चुके हैं और नाजरीन 150 से ऊपर जो है वो इस वक्त जो है वो मुतासिर हैं। 48 साल असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर शेरगिल नियाजी की कराची के अस्पताल में कोरोना से लड़ते हुए इस दुनिया से वो रुखसत हुए और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में कोरोना की तशखीस जो थी वो 29 अप्रैल को हुई थी। पुलिस के मुताबिक अब 125,000 बल्कि 50,000 एहलकारों में इस कोरोना की तशखीस हो चुकी है, जिनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक शहरी इलाकों से है। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस एक दफ़ा फिर दहशत गर्दों के निशाने पर है। एक दिन पहले पेशावर के इलाके अशरफ रोड में देसी साख्ता बारूदी मवाद का धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 2 ट्रैफिक एहलकारों समेत 5 अफराद जख्मी हुए। अगरचे वजारत दाखिला की तरफ से सूबाई हुकूमतों को खबरदार किया गया था कि दहशत गर्दों की तरफ से अवामी मुकामात और सिक्योरिटी के जो और इंस्टॉलेशन हैं उस पर भी हमले हो सकते हैं। याद रहे कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अजला में अप्रैल के महीने में दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 8 सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं। सिक्योरिटी एहलकारों पर हमलों की तादाद में इजाफा और कोरोना वबा के हवाले से दरपेश चैलेंजेस को पुलिस किस तरह देख रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी साहब, खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस चीफ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि पेशावर के अंदर हमें ये खबरें आ रही हैं कि काफ़ी पुलिस एहलकार जो हैं वो कोविड-19 से मुतासर हुए हैं, कोविड-19 पॉजिटिव आया है उनका। कितनी तादाद है इन पुलिस एहलकारों की? धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, मेहरबानी आपकी। एक तो मैं जो फिगर्स आपको बता रहा हूँ, केपी पुलिस में एज अ होल अभी तक टिल टुडे 21 हमारे पुलिस वाले हैं जो ये कोरोना के पॉजिटिव डिक्लेयर हुए हैं, जिनमें से एक की शहादत हुई है, बाकी सारे तकरीबन रिकवर हो रहे हैं। तो ये फिगर्स तो यही है जो मैंने आपको बताई। तो सनाउल्लाह साहब ये बताइए कि आप लोगों के पास क्या पीपीई नहीं है, पीपीई फराम नहीं की गई? चूँकि मैंने देखा है पुलिस वाले जहाँ भी खड़े होते हैं उनको क्राउड को कंट्रोल करना होता है और वो सबसे ज़्यादा फ्रंट लाइन पे होते हैं, तो उनको पीपीई की इस वक्त ज़रूरत है। आपके पास कितनी पीपीई? बात सही है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये फ्रंट लाइन पे पुलिस काम कर रही है, एक तो ये। दूसरा, जितने हमारे रिसोर्सेज थे, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज थे, उनको पीटीएम प्रोवाइड की गई है। लेकिन ये वायरस ऐसा ही है, आपको पता है कि डॉक्टरों को भी हो रहा है, पुलिस वालों को भी हो रहा है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट बैटल जो हम लड़ रहे हैं। लेकिन मेरे एस्टीमेट के मुताबिक हमारी तादाद कम है जो पॉजिटिव हुई है, लेकिन हमें हो सकता है कि ज्यादा ये बढ़ भी जाए। हमारी कोशिश यही है कि क्योंकि हमारे जितने भी जवान हैं वो क्वारंटाइन पर डिप्लॉयड हैं, लोगों को एजुकेशन दे रहे हैं और ये जो कैंपेन चल रही है लोगों को समझाने की, वो उनको समझा रहे हैं। तो चैलेंज तो बहुत बड़ा है, लेकिन वी आर फाइटिंग इट। और आपका क्या मुतालबा है हुकूमत से? ऐसी कोई मुतालबा जिसके जरिए आप समझते हैं कि आपके जितने भी जवान हैं वो सही तरीके से, सही मायने में अपना काम कर सकते हैं? मुनीबा, हम हुकूमत के या आवाम के हिस्से हैं, हम किसी से मुतालबा नहीं कर सकते। जितनी गवर्नमेंट की वसाकत है वो हमें दे रहे हैं और हम खुद भी ले रहे हैं, और जो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं वो भी दे रहे हैं हमें। तो हमें यही है कि हमें रिसोर्सेज और भी चाहिए, उनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम जिनके हम नाम लिए उनके हम खुद ऐसे हैं, तो हम जरूर आपका जज्बा है उसको सलाम जरूर हम सभी पेश करते हैं। मगर ये बताइए कि हाल ही में 5 जो लोग हैं वो आईडी ब्लास्ट जो हुआ था पेशावर के अशरफ रोड से, उसके अंदर वो ज़ख्मी हुए हैं, जिसके अंदर 2 ट्रैफिक पुलिस ऑफिशियल्स हैं। तो आपने कुछ मालूम किया, सुराग लगाया कि ये किसने धमाका किया? मुनीब, मैं आपको बताऊं, हम जो कोरोना की वजह से इंगेज जरूर है, ओवर बर्डन जरूर हो गए हैं, स्ट्रेस जरूर हो गए हैं, स्ट्रेस भी बहुत है।
लेकिन हम जो हमारी जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम, टेररिज्म, उससे हम गाफिल नहीं है। मैं आपको बताऊं, अभी भी सवात में टेररिज्म की लहर चल रही थी, सारे बंदे गिरफ्तार हुए हैं। अभी ये जो एएसआई शहीद हुआ था इसमें पेशावर में परसों, उसके भी कातिल गिरफ्तार हो गए हैं। तो हम वो जो असल काम है हमारा, उससे गाफिल नहीं है। चैलेंज है, डबल चैलेंज हो गया है, कोरोना का भी और टेररिज्म का भी। लेकिन इसी कोरोना के इस महीने में बहुत अफराद टेररिस्ट मारे भी गए हैं। और नहीं, मगर सनाउल्लाह साहब मुझे एक बात बताइए, आपने स्वात की बात की। अब स्वात की अगर हम बात करें तो हमारे एक सहाफ़ी थे जावेदुल्लाह खान, हमने देखा कि उनके हवाले से उनकी भी हलाकत हुई फरवरी के महीने में। फिर आपके एक कॉलीग थे इमरान खान, उनकी भी हलाकत हुई। तो उस हवाले से आपने कुछ लोगों को बरतरफ भी किया था, आपने कुछ लोगों को डिसमिस भी किया था पुलिस फोर्स से। स्वात के अंदर फिर से टारगेट जी, स्वात में आप सही बात कर रही हैं आप। बेसिकली अब इसी वजह से आपको बताऊं, कुछ गिरफ्तार हुए बंदे और जितने अफगानिस्तान से लोग आए थे, मेरे ख्याल में 5 बंदे गिरफ्तार हुए हैं। उनसे 2.5-3 लाख रुपए टेरर फाइनेंसिंग के पैसे बरामद हुए हैं, जो इस्तेमाल कर रहे थे टेरर फाइनेंसिंग में सवात में। ये हर 15 दिन के बाद एक टारगेट कर रहे थे। तो अभी आप देख लें, उनके गिरफ्तारी के बाद 15 दिन के बाद टारगेट किलिंग नहीं हुई है। तो ये हमारी एक्सक्लूसिव कामयाबी है पुलिस की। तो हमारी कोशिश जारी है अभी भी, जितनी हम कर सकते हैं। सवात में जो टेररिज्म था वो एटलीस्ट सो फार एज इट इज टुडे। नहीं, लेकिन आज के सम पिन पॉइंटेड क्वेश्चन सनाउल्लाह साहब, हमें जुल्फिकार हमीद साहब ने भी ज्वाइन कर लिया लाहौर में बतौर CCPO, अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। हम उनको थोड़ी देर में लेंगे, मगर सनाउल्लाह साहब से 2 बड़े अहम सवाल करने हैं। सनाउल्लाह साहब, इसलिए चूंकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हमने देखा है कि ज़्यादा टारगेट किलिंग हुई है पुलिस वालों की। फिर हमने ये देखा कि हाल ही में जमातुल अहरार ने एक जिम्मेदारी कबूल की है पेशावर के ऊपर, रिंग रोड के ऊपर। ये जहांजेब नामी पुलिस एहलकार हैं जिनको इन्होंने मारा है। फिर उन्होंने एक इलामिया जारी किया, जो उन्होंने मीडिया हाउसेस को भेजा, हमें भी भेजा, और कहा कि हम चुन चुन के मारेंगे पुलिस वालों को। तो इस वक्त जो ये लहर उठी है, ये कहाँ से उठी है और इसका सुराख आप लगा रहे हैं? क्या वाकई में ये जमातुल अहरार फिर से मुतहरिक हो रही है? मुनीबा, आपने बहुत अहम सवाल किया है। अगर आपके पास टाइम हो तो मैं आपका जी टाइम दूंगा। जी, हमारे साथ जुल्फिकार साहब भी हैं, मगर उनसे भी हम बात करेंगे। इस बात का आप जवाब जरूर दें। ना, बहुत अहम सवाल किया है। ये जो आपने अभी बात बताई, ये एएसआई हमारा शहीद हुआ था, टेली कम्युनिकेशन का था। अभी ये जो जमातुल अहरार ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की थी, अभी वो मुल्जिम उसके गिरफ्तार हो चुके हैं। इंशाल्लाह कल हम उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, बिल्कुल आप देखेंगे। पर्सनल दुश्मनी पर हुआ था और जमातुल अहरार डाइवर्ट करने की वजह से उन्होंने एक झूठी एक क्लेम किया था, और इंशाल्लाह कल तक आपको पता चल जाएगा। इंटरोगेशन चल रही है। और इंशाल्लाह एक और चीज जो बड़ी इम्पोर्टेंट है लोगों को समझने की, कि यहाँ पे केपी में जिसका टेररिज्म का नाम दिया जाता है ना, टेररिज्म और पर्सनल दुश्मनियां एक दूसरे से लिंक्ड हैं। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई हूँ, मगर क्या आप कंफर्म कर रहे हैं कि ये जो पुलिस एहलकार है रिंग रोड पे, इसको जमातुल अहरार ने ही मारा था और आप उनको गिरफ्तार कर चुके? चूंकि हमारे लिए ये बड़ी अहम खबर है जो आप दे रहे हैं। इतना मैं जरूर कंफर्म कर लूंगा कि ट्रेस हो गया है, जमातुल अहरार ने नहीं मारा था। बाकी इंशाल्लाह इतलात आपको डिटेल जो है ना कल SSP और CCP बताएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक और सवाल का जवाब जरूर दीजिए वाना के हवाले से। वहाँ पे आरिफ वजीर का कत्ल हुआ उनके घर के बाहर ही, आपने सुराख लगाया कि आरिफ वजीर को किसने कत्ल किया? उसकी तफ्तीश चल रही है। मैं कोई मतलब आई कैन नॉट प्री जज एंड प्री इन्वेस्टिगेशन, वो तफ्तीश हो रही है। इंशाल्लाह उनके कातिल जल्दी से पकड़े जाएंगे। लेकिन इनमें से एक चीज, शक किसके ऊपर है आपका सनाउल्लाह साहब? मैं आपको बताऊं, ये लोग जब अफगानिस्तान चले जाते हैं ना, तो उधर कुछ बातें करते हैं तो उसके रिएक्शन होता है, तो लोगों को मतलब करना चाहिए। ये इसके एक बैकग्राउंड है जो मैं मतलब आई कैन नॉट कंफाउंड द कंफ्यूजन, एक बैकग्राउंड जरूर तो हम तफ्तीश कर रहे हैं, दुआ करें इंशाल्लाह हो जाएगा। मगर अफगानिस्तान कौन गया जिसके नतीजे में ये कत्ल हुआ? ये लोग गए थे उधर प्राइवेट टीवी चैनल को कोई इंटरव्यू दिया था, और उधर भी कुछ हुआ था। आप भी थोड़ी तफ्तीश करो, हम तो करेंगे इंशाल्लाह, आपके साथ हर चीज हम शेयर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सनाउल्लाह साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। जुल्फिकार साहब,
इस वक्त बताइए कि पंजाब में क्या सूरत हाल है। 150 पुलिस एहलकारों को कोविड हो चुका है, पॉजिटिव है। तो अगर हमारी फ्रंट लाइन ही नहीं रहेगी तो फिर जो लोगों के अंदर स्मार्ट लॉकडाउन हमने उसका करना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है, वो कौन करेगा? बहुत शुक्रिया मुनीर, आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रेज किया। लेकिन इंटरनेशनली NYPD में, शिकागो PD में 11% और 12% ऑफ द फोर्स जो है वो इसमें कोविड से एफ्लिक्ट हुए हैं लोग। मगर वहाँ पे तादाद भी तो बहुत ज्यादा है ना जुल्फिकार साहब? जी NYPD की तादाद ऑलमोस्ट वही है जो नहीं वहाँ पे जिनको कोविड हुआ है अमेरिका में, वो तो बहुत बड़ी तादाद है। मैं आपको यही बताने लगा था कि जो इसमें ये बीइंग अ फ्रंट लाइन kind of first responder force, this is a risk that we obviously have to take. और इसमें जाहिर है कोई हमारे पास इसका चारा नहीं है, और हम जाहिर है कि डॉक्टर्स के साथ मिलकर ये पहले दिन से काम कर रहे हैं। और आपने ठीक कहा कि तादाद बढ़ रही है और लोग इसका शिकार हो रहे हैं, बट उसमें सिल्वर लाइनिंग ये है कि साथ साथ हमारे काफी सारे लोग, मैं लाहौर का बता सकता हूँ कि 12 के करीब लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी नेगेटिव होकर डिस्चार्ज भी हो गए हॉस्पिटल से। आपके पास PPEs हैं जुल्फिकार साहब? जी PPEs हैं आपके पास? PPEs हमारे पास, जी हाँ, PPEs हमारे पास जो हमारे लोग फ्रंट लाइन पे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लॉकडाउन की जो ड्यूटीज पे हैं वो, या क्वारंटाइन की ड्यूटी पे हैं, या जो हमने जिन एरियाज को लॉकडाउन किया है उनकी ड्यूटीज पे हैं, वहाँ हम जरूर सर्टेन परसेंटेज ऑफ द फोर्स को PPEs प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि इसमें जो WHO के स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक हर किसी को ये PPE देना जरूरी नहीं है। जो वायरस लोड को फेस करते हैं उनको देना जरूरी है, उनको हम साथ साथ PPEs अपने तौर पे अरेंज करके दे रहे हैं। बट सिंस इट इज अ कंज्यूमेबल, तो ये इट्स एन ऑनगोइंग थिंग कि आपको साथ साथ वो लेनी पड़ती है। जुल्फिकार साहब, मुझे ये बताइए कि आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज, या पुलिस फोर्स के लिए पंजाब में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है इस लॉकडाउन या स्मार्ट लॉकडाउन को नाफिज करने में, या ये देखने के लिए कि जी अगर नरम हुआ है लॉकडाउन तो कहाँ कहाँ हमने इसको एक स्मार्ट लॉकडाउन बनाना है? देखिए, मेरे ख्याल में हमारे पास ट्विन चैलेंजेस हैं। वन इज ऑब्वियसली, ऑन दी वन हैंड हम चाहते हैं कि इसको हम एनफोर्स करें ताकि ये डिजीज स्प्रेड ना करे, बट ऑन दी अदर हैंड वाइल डूइंग इट हमारे जो अपनी फोर्स है वो बहुत एक्सपोज होती है। इट्स अ ट्विन चैलेंज। अब हम इस दोनों के दरमियान वी हैव टू काइंड ऑफ हैव अ बैलेंस बिटवीन द टू, और हम वो साथ साथ कर रहे हैं। और इसमें एक और चीज भी ज़हन में रखने की है कि हमारी जो कन्वेंशनल पुलिसिंग ड्यूटीज हैं वो दे मेक अस स्पेशली ससेप्टेबल टू कोविड बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द डिजीज। कि अगर आप फॉर एग्जांपल रेड पे जाते हैं, आप किसी आदमी को इंटेरोगेट करने के लिए उससे बातचीत करते हैं, आपके पास कोई एप्लीकेंट आता है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आपकी जो फ्रंट लाइन फोर्स है उनको एक्सपोज करते हैं। बट ये दैट इज द नेचर ऑफ द जॉब, और इस वजह से हम लोगों ने वसाइल हैं आपके पास अपने आप को और महफूज करने के लिए, क्योंकि ये तो 1 साल तक रहेगा और पुलिस ने तो अवाम में जाना है। जी, जितने होने चाहिए उतने तो नहीं है, बट ये है कि हमने साथ साथ जैसे जैसे गियर अप किया है, हमने PPEs भी प्रोक्योर की हैं, मास्क भी किए हैं, ग्लव्स भी किए हैं। बट जैसे मैंने कहा कंज्यूमेबल है, इसकी दिस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, ये साथ साथ हमें करते रहना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फिकार साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, और डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी साहब ने हमें खैबर पख्तूनख्वा से ज्वाइन किया। नाजरीन, यही हमारे आज के हीरोज़ हैं जो पुलिस एहलकार फ्रंट लाइन के ऊपर हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, सैनिटरी वर्कर्स हैं, सहाफ़ी हैं, यही हमारे आज के हीरोज़ हैं। इनके ऊपर हम नज़र रखे रहेंगे, मगर अभी हमने लेना एक छोटा सा वक्फा, और वक्फे के बाद हम आपको लेके जाएंगे इटली, जर्मनी, फ्रांस और स्पेन, और वहाँ पर दिखाएंगे कि कैसे यूरोप ने अपने लॉकडाउन को मजीद नरम किया है। मगर नरम का मतलब ये नहीं है कि लोग हजूम के तौर पे रेस्टोरेंट्स में आ गए हैं। वहाँ पे किस तरीके का नरम लॉकडाउन है वो हम आपको दिखाएंगे, और किस पॉइंट पे, किस मरले पे यूरोप ने अपना लॉकडाउन किया वो भी दिखाएंगे वक्फे के बाद। आहिस्ता आहिस्ता यूरोप के मुतअद्दिद मुमालिक लॉकडाउन में नरमी ला रहे हैं। ये मुमालिक अपनी मईशतों को बहाल करना चाहते हैं, जिनको 2 महीने के लॉकडाउन की वजह से सख्त धचका लगा है। स्पेन, जहां पर यूरोप का सख्त तरीन लॉकडाउन था, इस लॉकडाउन को 4 मरलों में नरम करेगा और 1 जून तक मामलात मामूर पर लाएगा। बार्सिलोना में साहिल 4 घंटे के लिए
खुले जाएंगे। जुम्मे को सिर्फ 4 घंटे के लिए लोग पुलिस की निगरानी में स्विमिंग और जॉगिंग भी कर सकेंगे। स्पेन में टोटल 2,68,700 केसेस हैं और 26,744 अमवात हो चुकी हैं। अगरचे लॉकडाउन में नरमी 10 जून तक स्पेन के कुछ हिस्सों में है, लेकिन जो मैड्रिड, बार्सिलोना, ग्रेनाडा और शुमाल मशरिक के कुछ इलाके हैं उसमें जो लॉकडाउन है वो कई जगहों के ऊपर अभी तक बरकरार है। स्कूल जुज़वी तौर पर 26 मई को खोले जा चुके हैं। मसाजिद और चर्च जुज़वी तौर पर कल खुल चुके हैं। इटली में कोरोना केसेस की तादाद 2,19,000 थी और अमवात की तादाद यूरोप में सबसे ज़्यादा यानी 30,700 है। मई के शुरू में लॉकडाउन में कुछ नरमी की गई है। लोग तवील मुसाफात का सफ़र कर सकते हैं। मुल्क के दूसरे हिस्सों में सफ़र पर अभी भी पाबंदी है और रेस्टोरेंट्स और ब्यूटी सैलून 1 जून से खुल जाएंगे। जनाजे में ज़्यादा से ज़्यादा 15 लोग शिरकत कर सकते हैं और वो भी ये प्रेफर करेंगे कि बाहर ही वो शिरकत करें। स्कूल सितंबर में खुलेंगे और चर्च 18 मई से खुलेंगे। फ्रांस में 17 मार्च को लॉकडाउन का नफाज हुआ। लोगों को बाहर निकलने के लिए परमिट दिखाना पड़ता था। एक दिन पहले पाबंदियों को नरम किया गया है, पर 3 हफ्तों के बाद इस पर नज़रसानी फिर से की जाएगी। तमाम दुकानें खुली रहेंगी। जुज़वी तौर पर स्कूल और नर्सरीज भी खुल चुकी हैं और पेरिस में तमाम दुकानें खुली रहेंगी, पर 10 से ज़्यादा लोगों के इज्तिमा पर पाबंदी लगा दी गई है। जर्मनी वो मुल्क है जिसने कोरोना वायरस पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया है। जर्मनी में केसेस की तादाद 1,72,574 है और अमवात की तादाद 7,760 है, यानी यूरोप में सबसे कम। दुकानें हिफाजती तदाबीर पर अमल करते हुए खुली रहेंगी। स्कूल भी जुज़वी तौर पर खुले रहेंगे। बड़े इज्तिमात पर अगस्त के आखिर तक पाबंदी है। आइए देखते हैं कि किन हालात में लॉकडाउन को नरम किया गया है और तरक्की याफ्ता मुमालिक ने किस किस्म की हिफाजती तदाबीर का सहारा लिया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है और इन 4 मुल्कों से मौजूद है आलिया सलाउद्दीन साहिबा, सहाफ़ी हैं और हमें इटली से ज्वाइन करी हैं। मिलान के करीब एक शहर है, उधर से ज्वाइन करी हैं। यूनुस खान आज न्यूज़ से वाबस्ता हैं और फ्रांस पेरिस से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया। शाहिद अहमद शाहिद साहब 92 से वाबस्ता हैं और स्पेन से बार्सिलोना से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इशरत मोइन सीमा जो हैं वो एक सहाफ़ी हैं और वो हमें जर्मनी से बर्लिन से ज्वाइन कर रही हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आलिया मैं आपसे शुरू करूँगी। जो इटालियंस हैं, इसलिए भी चूँकि इटालियंस कुछ हमारी तरह होते हैं और एक दफ़ा जब लॉकडाउन नरम हो गया तो हमने देखा कि उन्होंने जितनी भी हिफाजती तदाबीर थी उनको फॉलो नहीं किया, जिसके नतीजे में ये इटालियन पॉलिटिशियंस ने कहा कि हमें फौरी जो है शायद फिर से लॉकडाउन को सख्त करना पड़ेगा। तो मुझे बताइए कि इटली में इस वक्त ईजिंग ऑफ द लॉकडाउन का मतलब क्या है? क्या लोग घर से निकल रहे हैं? अगर निकल रहे हैं तो क्या हिफाजती तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं? शुक्रिया मुनीज़। इटली के अंदर इस वक्त जो फेज 2 है वो अच्छा खासा सख्त फेज 2 है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो हम नहीं कर सकते। हम अभी भी अपने दोस्तों से नहीं मिल सकते, सिर्फ अपने खानदान वालों से मिल सकते हैं, वो भी फासले पर, वो भी मास्क पहन के। यहाँ पे जो रीजन्स हैं, 20 रीजन्स हैं इटली के अंदर, जैसे सूबे होते हैं, उनमें से कुछ रीजन्स में बहुत ज्यादा सख्ती है। जैसे कि हमारा रीजन जो कि सबसे ज्यादा मुतासर रीजन है, लोम्बार्डिया का, यहाँ आप सड़क पे भी नहीं चल सकते मास्क पहने बगैर। यहाँ पे अभी तक हमें वो फॉर्म्स चाहिए जिसके अंदर, जिसको इजाजतनामा कहते हैं, जिसके अंदर हमें लिखना होगा हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, और पुलिस चेक्स भी अच्छे खासे हैं। लेकिन जाहिर है कि जब लॉकडाउन में नरमी अनाउंस हुई तो वो एक इतना बड़ा सेलिब्रेशन हुआ यहाँ पे, और मौसम भी बहुत अच्छा था कि इटालियंस जो हैं वो काफी हद तक बस बाहर निकल आए। मेरे शहर में तो पार्क्स भी बंद हैं, अभी पार्क्स भी नहीं खुले, पिकनिक की भी इजाजत नहीं है, लेकिन लोग जो हैं वो बाहर निकल आए। और जो जुनूबी इलाका है, नेपल्स वगैरह, वहां पे भी जो मेयर है वो बहुत परेशान कौन है, और वो कह रहे हैं 1 हफ्ते के अंदर जितने लोगों को मैंने बगैर मास्क के देखा है, जितने क्राउड में देखा है, मैं हैरान हूँ ये दोबारा क्राइसिस ना हो जाए। मिलान में भी ऐसी ही सूरत हाल थी एक दिन, और वहां के मेयर भी बहुत नाराज हुए। तो बस अब लोग जो हैं वो बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि देखेंगे कि अब क्या होगा। मगर आलिया, मुझे ये बताइए कि जब ये पीक पे जा रहा था मसला और केसेस ज्यादा हो रहे थे, अमवात ज्यादा हो रही थी, इन्होंने तब लॉकडाउन खोला है या जब पीक से हम उतरे हैं, आप लोग उतरे हैं, तब इन्होंने खोला है इटालियंस ने?
तो इटली के अंदर कहा जाता है कि ये सबसे लंबा और सबसे सख्त लॉकडाउन रहा है यूरोप के अंदर, क्योंकि पीक पे हम गए थे अप्रैल के पहले हफ्ते में, और अप्रैल के पहले हफ्ते के बाद अब मई के पहले हफ्ते में ये फेज 2 शुरू हुआ है, यानी कि पीक के 1 महीने बाद। जबकि मैं आपको बताऊं मुनीज़ा, जब पीक पे हम चले गए थे और जब ग्राफ उतरना शुरू हुआ है, जब से यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, यहाँ की जो हुकूमत है, उस पर बहुत प्रेशर था कि लॉकडाउन खोलें, इकोनॉमी को शुरू करें, ये क्या हो रहा है, हमारे ऊपर प्रेशर है, मगर हमने तो लॉकडाउन खोल दिया करते रहे जी, हमने तो लॉकडाउन को 1 महीने निकाल दिया प्रेशर बर्दाश्त कर करके। अच्छा शाहिद साहब, आपकी जानिब आऊंगी, स्पेन में आप हैं, वहाँ पे भी केसेस बहुत ज़्यादा हुए हैं, ये बताइए सबसे पहले, और हमें शायद हंसना नहीं चाहिए इसलिए बिकॉज जो डॉक्टर्स हैं यहाँ के वो हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि प्लीज़ आप इस लॉकडाउन को मज़ीद सख्त करें, आप इसको खोलें मत, आप स्मार्ट लॉकडाउन की इसकी शक्ल ला दें। मगर शाहिद साहब, स्पेन के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है? क्या स्पेन के अंदर भी जिस तरह आलिया बता रही हैं कि 1 महीने के बाद जब वो पीक से उतर रहे थे तब उन्होंने लॉकडाउन के अंदर नरमी लाए हैं, स्पेन के अंदर भी क्या यही सिलसिला था? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही था। यूं हुआ कि जो अमवात थी वो 900-950 तक चली गई थी। इसी तरीके से जो हर रोज के केसेस हैं, नए आने वाले केसेस, उनकी तादाद भी 9000 को छू रही थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज ये जो तादाद है ये कम होना शुरू हुई, और जब ये तकरीबन 2000 पे 2500 पे पहुंची तो उस वक्त जो नरमियां थी उनका आगाज हुआ। 2 मई से असल में जो कम सिन बच्चे थे उन्हें पहले घरों से निकलने के लिए महदूद टाइम के लिए, यानी दिन में 1 घंटे के लिए घर से 1 किलोमीटर के फासले तक जाने की इजाजत थी। फिर 4 मई से जो बड़े लोग थे उनको भी वॉक के लिए निकलने की इजाजत थी। मगर ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि हुकूमत भी खौफजदा है और जो अपोजिशन है वो तनकीद भी कर रही है। जब पहली दफा इमरजेंसी का फैसला हुआ तो जो वोट पड़े पार्लियामेंट में उनकी तादाद 321 थी। ये वो इमरान है जिन्होंने हमायत की लॉकडाउन की, और अब जब आखिरी दफा लॉकडाउन बढ़ाने की बात हुई तो सिर्फ 178 के करीब जो लोग थे अराकीन असेंबली उन्होंने हक में वोट दिया लॉकडाउन। शाहिद साहब, आप एक बड़ी दिलचस्प बात करें, क्योंकि यहाँ पे पार्लियामेंट बंद रहा और पहला जो इजलास हुआ पार्लियामेंट का वो कल हुआ, तो आप ये कह रहे हैं कि स्पेन के अंदर पार्लियामेंट खुली रही जब ये इतनी सख्त वबा फैली हुई थी और इतनी अमवात आपकी हो चुकी थी? वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वोटिंग भी होती रही और पार्लियामेंट की मीटिंग्स भी होती रही, और जो सदर थे यहाँ के पेड्रो सांचेज वो तमाम सूबों के सरबराहान थे उनसे मुकम्मल राब्ते में रहे, क्योंकि कानून यहाँ पे ये था कि आप इमरजेंसी लगा सकते हैं 15 रोज के लिए, लिहाजा हर 15 दिनों के बाद उनको पार्लियामेंट से मंजूरी लेना वो जरूरी होती थी। खैर हम एक और तरफ निकल जाएंगे। मगर स्कूल के हवाले से जरा बताइए कि और एक और बड़ी अहम बात है, जहां आप बैठे हुए हैं बार्सिलोना, वहां पे आप मुझे बता रहे थे कि कई ऐसे इलाके हैं स्पेन के अंदर जहां पे अभी भी लॉकडाउन सख्त है, कई इलाकों में खोल दिया गया है, कई इलाकों में सख्त है, इसकी क्या वजह है? बिल्कुल, वो देख रहे हैं, असल में वॉच कर रहे हैं सारी सूरत हाल को कि किस इलाके में नए केसेस कितने आ रहे हैं, वहाँ के जो लोग हैं उनकी सूरत हाल क्या है, कितनी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकल रहे हैं, वहाँ जो छोटा बिजनेस है उसकी क्या सूरत हाल है। तो हुकूमत बिल्कुल कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। वो ये चाह रही है कि जहाँ बिल्कुल जो तादाद है नए केसेस की वो भी कम हो रही हो, लोग जो है वो भी एहतियात जो है वो भी, अब मेट्रो और जो बसें हैं वहाँ पे आपको मास्क पहनना जरूरी है। हालांकि जो पब्लिक मकामात हैं इटली के बरखिलाफ वहाँ पे गली में आप जा रहे हो तो वहाँ मास्क आप ना भी पहने तो ठीक है, मगर ये है कि जी ठीक है। शाहिद साहब, आपकी जानिब आऊंगी, चूंकि आप इस वक्त पेरिस के अंदर बैठे हुए हैं, ये बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो प्राइमरी स्कूल्स नर्सरीज हैं वो 11 मई को खुल गई थी। फिर ये भी है कि अभी तक जो है वो ट्रैवल सर्टिफिकेट के जरिए आप लोग इधर उधर जा सकते थे, मगर अब क्या ट्रैवल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी? जी 11 मई से पहले तो ट्रैवल सर्टिफिकेट की ज़रूरत थी, लेकिन अगर आप अपने जो इलाका है उससे 100 किलोमीटर दूर जाना चाहें तो फिर आपको वो सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। बच्चों के स्कूल के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि फ्रांस को 2 जोन में तकसीम किया गया है। वो इलाके जिनको रेड जोन कहते हैं वहाँ पर बच्चे अभी भी स्कूल नहीं जा सकते, 1 जून तक उनका फैसला होगा। और वो क्योंकि रेड जोन में जो कोरोना वायरस के केसेज हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, वो इलाके जिसमें केसेस की तादाद कम है उसको ग्रीन जोन कहा गया है, वहाँ बच्चे स्कूल जा सकते हैं। लेकिन वो बच्चे जो स्कूल जाएंगे भी वो भी वालिदैन के सवाबदीद पर ही जा सकते हैं। और इन्होंने ये रेड जोन कैसे किया शाहिद साहब, ये जरा खुल के बताइए कि क्या इन्होंने रैंडम टेस्टिंग की और कितनी टेस्टिंग हुई है फ्रांस के अंदर?
ये जो कोरोना वायरस के जो यहाँ पे मुतासर मरीज हैं उनकी तादाद से हुए हैं कि जिन इलाकों में तादाद ज़्यादा है उसको उन्होंने रेड जोन डिक्लेयर किया है, और वो इलाके जहाँ पे कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद कम है उसको उन्होंने ग्रीन जोन में उन्होंने उनको तकसीम किया है। और इस हवाले से यहाँ पे अब जो 2 इलाके हैं जो रेड जोन है, ये पेरिस के जो आसपास के जितने इलाके हैं ये रेड जोन में आते हैं, इसको एल डी फ्रांस कहते हैं। और जो फ्रांस का जो शुमाल इलाका है ये सारा तकरीबन जो जर्मनी के साथ और बेल्जियम के साथ जो बॉर्डर मिलता है ये इलाका तकरीबन तमाम इस रेड जोन में आ रहा है, और इसमें जो बच्चों के स्कूल है वो 1 जून तक ही बंद रहेंगे। ठीक, इशरत साहिबा, आप जर्मनी में बैठी हुई हैं और सब जर्मनी की तरफ देख रहे हैं। ऐसा मुल्क है जहां पे केसेस ज़्यादा रही मगर अमवात कम रही, ये कैसे मुमकिन हुआ? देखिए, जर्मनी जो है वो यूरोप में 4थे नंबर पर था जब भी कोरोना की सिचुएशन का आगाज़ हुआ, लेकिन यहाँ पर मैं समझती हूँ कि हुकूमत के जो हुकूमती अहकामात थे उस पर आवाम ने बहुत ही उम्दगी से अमल दरामद किया और बहुत ताउन किया हुकूमत के साथ। और सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने सिर्फ ताउन किया हो, बल्कि अपने तौर पर भी, निजी तौर पर भी जो है वो हर इलाके में सफाई की तरफ और इस वबा के मुतालिक मालूमात फराहम की गई, और इस हवाले से लोगों को आगाह किया गया कि ये वबा जो है, ये बीमारी जो है वो सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि उनके प्यारों के लिए भी जो है वो ख़तरनाक साबित हो सकती है। उसको इतना बहुत अच्छे तरीके से उसका प्रोपेगेंडा किया गया, और अवाम ने जो समझिए कि जो लोग हैं यहाँ पर उन्होंने भरपूर ताउन किया हुकूमत के साथ। यही वजह है कि यहाँ पर 7,500 के करीब जो कि यूरोप में सबसे कम हलाकतें हैं इस मर्ज के तहत पेश हुई। मगर आपकी टेस्टिंग जो है मेरा ख्याल है वो भी सबसे ज्यादा हुई, और आपका लॉकडाउन उसके बारे में भी कुछ बताएं। जिस तरह बता रहे हैं बाकी हमारे साथी कि वहाँ पे आपको ट्रैवल परमिट की जरूरत होती थी, आलिया के भी हम वीलॉग्स देख चुके हैं, वाकई में वहाँ पे ट्रैवल परमिट होती थी। जर्मनी में क्या सूरत हाल थी? जर्मनी में भी यही सूरत हाल थी कि जर्मनी में आप एक इलाके से जो है दूसरे इलाके में जाने के, एक तो पहली बात ये कि वो सारा बंद था, और एक शहर, चूंकि यहाँ पे शहर बहुत छोटे छोटे हैं, इतने सवाए बर्लिन के जो कि एक बड़ा शहर है और म्यूनिख, तो बाकी शहर जो छोटे छोटे हैं, तो आप एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने के लिए आपको जो है वो ट्रैवल परमिट दिखाना पड़ता था। कोई अगर बहुत ही ख़ास वजह है उसके तहत ही आप घर से निकल सकते थे और आप नहीं जा सकते थे। लेकिन यह कि लोगों ने इस पर भरपूर जो है अमल दरामद किया और बिला ज़रूरत जो है वो घर से नहीं निकले। इस सिलसिले में जो है दूसरे उनको घरेलू मसरूफियात के हवाले से उनको बहुत सारी ऐप मुतारिफ करवाई गई, बहुत सारे टीवी प्रोग्राम्स इस तरह के अवेयरनेस के हवाले से। तो भरपूर तरीके से आप समझ रही हैं कि पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन बाकायदा तौर पे जर्मनी ने चलाई। बहुत शुक्रिया इशरत साहिबा। इधर मैंने छोटा सा वक्फा लेना है और वक्फे के बाद हमारे जितने भी राइटर्स हैं और जर्नलिस्ट इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं जर्मनी से, फ्रांस से, इटली से, स्पेन से, उनसे पूछेंगे कि कैसे यूरोप ने इकट्ठे मिलके कॉपरेशन के जरिए मुश्तरका तौर पे फैसले लिए ताकि इस वबा से लड़ सके। वक्फे के बाद वेलकम बैक नाजरीन। स्पॉटलाइट है आज यूरोप के ऊपर। यूरोप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने लॉकडाउन को नरम कर रहा है। हमारे साथ हैं आलिया सलाउद्दीन इटली से, हमें अपने दीगर जर्नलिस्ट और राइटर्स ज्वाइन कर रहे हैं फ्रांस से, स्पेन से, जर्मनी से। आलिया, अब आपकी जानिब आऊँगी। मुझे ये बताइए कि इटालियंस ने और स्पेनिश ने बड़ी क्लोजली एक दूसरे के साथ काम किया है, बल्कि मैं हाल ही में एक रिपोर्ट पढ़ रही थी कि इटालियंस बहुत नाराज़ हो रहे थे कि मैड्रिड के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा खुल के सामने आ रहे हैं और लॉकडाउन के जितने भी हिफाजती तदाबीर हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे। देखिए मुनीज़, इटली जो है उसको एक यूनिक पोजीशन ये थी कि वो इन सबसे पहले सारे यूरोप के अंदर सबसे पहले सारा वायरस का जो सारा सिलसिला है ये वहाँ शुरू हुआ, तो इटली के सामने कोई और मिसाल एज सच थी नहीं। और जो बाकी इलाके हैं वो बड़ी क्लोजली इटली को देख रहे थे, ये देखने को कि कहाँ वो गलतियों से सीख सकते हैं, कहाँ वो कामयाबियों से सीख सकते हैं। और इटली ने फौरन से जब 20 फरवरी को पहला केस उनको नजर आया यहाँ पे जो लोकल ट्रांसमिशन का था,
तो उसके बाद उन्होंने लोगों से ये अर्ज करना शुरू किया कि आप घरों में रहें। स्ट्रिक्ट लॉकडाउन नहीं किया था, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन आया 10 मार्च पे, और आई थिंक उसके 4-5 दिन बाद ही स्पेन के अंदर भी लॉकडाउन जो है वो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन वहां पे उन्होंने बताया। लेकिन इटली के अंदर वो बहुत स्ट्रिक्ट था। जब हमने कहा कि लॉकडाउन शुरू हुआ, वो एक्चुअली एक कर्फ्यू नुमा लॉकडाउन था। मतलब कि 10 मार्च से लेकर अभी जो 4 मई को खुला है, तो उसमें मैं एक दफा सिर्फ घर से निकली हूँ, और वो भी अपने बच्चे की वैक्सीनेशन कराने के लिए। तो इसमें वाकई में बहुत लोग थे जो 2-2 महीने अपने घरों से निकले नहीं। तो इटली इतनी सख्ती से आगे बढ़ रहा था कि वो चाह रहा था कि और मुल्क भी इसी तरह मतलब वो देखें। लोग हैरान थे कि इटली में कि इनको नजर नहीं आ रहा कि यहाँ हो क्या रहा है। मगर आलिया, मुझे एक बात बताइए कि इटली का हमें एग्जाम्पल दिया जाता है और कहते हैं कि खुदा ना खास्ता ये ना हो कि पाकिस्तान के साथ वो हो जो इटली के साथ हो गया, क्योंकि हम अभी अपनी पीक की तरफ जा रहे हैं। पीक की आपने बताया कि जब इटली नीचे आ गया, पीक के 1 महीने के बाद आप लोगों ने लॉकडाउन को नरम किया। हम तो पीक के ऊपर अपने लॉकडाउन को नरम कर रहे हैं, तो एक खदशा है। मगर हुकूमत हमें ये कहती है कि जी आपकी जो अमवात हैं वो इटली से बहुत कम है, उसकी शरह कम है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो इटली में हुआ है वो नहीं होगा। तो देखिए, यहाँ पे जो अमवात हुई हैं उसके बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो रीजन जाहिर है, लोग कहते हैं कि बड़ी उम्र के लोग हैं या जो उनको और बीमारियां थी तो वो जाहिर है उनकी अमवात हो गई। मगर सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब हॉस्पिटल्स ओवरवेल्म हो गए, यहाँ बेरगमो की जो हमने कहानियां सुनी, आपको याद होगा, जहाँ पे कब्रिस्तानों में जगह नहीं थी और जो कफन है वो मिलिट्री ट्रक्स में और कब्रिस्तानों में लेके गए थे। तो बेरगमो की तो कहानी यही है। अभी तक डॉक्टर्स उसकी बात करते हैं। वो एक केस स्टडी है यहाँ पे कि जो हॉस्पिटल्स हैं वो कोप नहीं कर पाए। अगर पाकिस्तान में भी अभी 5 लोगों को कोरोना वायरस होगा, वो हॉस्पिटल जाएंगे तो वो ठीक होके वापस आ जाएंगे। लेकिन जब वो 500 होंगे तो उनमें से कोई ठीक नहीं हो पाएगा। मसला नंबर्स का है। शायद साहब, स्पेन में जहां आप बैठे हुए हैं, खासतौर पे बार्सिलोना में, वहां पे जो इकोनॉमी है वो तो टूरिज्म से चलती है, मगर कहा जा रहा है कि जी रेस्टोरेंट्स जो हैं वो 10 जून तक नहीं खुलेंगे। तो मुझे ये बताइए कि जब हम कहते हैं कि लॉकडाउन के अंदर नरमी ला रहे हैं, तो उस तरीके से नरमी नहीं ला रहे। मुझे बताएं कि किस तरीके से अब आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई है और अब स्पेन के अंदर क्या होने जाएगा, चूँकि टूरिज्म सीजन तो अब आ गया है। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। आज हम सारा दिन इसी भी गुफ्तगू करते रहे हैं। यकीनन कोविड-19 के बाद की जो जिंदगी है वो बड़ी एक मुख्तलिफ जिंदगी है। तो मुझे 2 बातें जरूर ऐड करने दीजिएगा। हमारे पास 2 मॉडल थे, एक मॉडल चाइना का था और दूसरा मॉडल इटली का था। हम भी शायद चाइना मॉडल को पूरी तरह फॉलो नहीं कर रहे, और शायद हमारा जो प्यारा पाकिस्तान है वो भी चाइना मॉडल को फॉलो नहीं कर रहा, जिसके अल्लाह ना करे बड़े नुकसान हों। इकोनॉमी जो है, पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है उसको बड़ा झटका है। इतनी बड़ी बेरोजगारी की लहर आने वाली है, जिसको संभालना, जो हुकूमतों के लिए संभालना बड़ा मुश्किल होगा। अब मैं एक और जिक्र यूं कर दूं कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो भी चूंकि दुनिया में हर जगह पे मौजूद हैं, लिहाजा वो भी बुरी तरह से मुतासिर हैं। आप देखिएगा कुछ अरसे के बाद कि जो बड़ी तादाद में सरमाया जो पाकिस्तान भिजवाते थे, जब उसमें कमी आएगी तो जो वहां की फैमिलीज हैं वो भी इससे मुतासिर होंगी। तो इन तमाम मामला से निपटना यकीनन हुकूमतों के लिए एक बड़ा इशू है, बड़ा मसला है। मगर हमें सीखना कम अज कम ये चाहिए, जहां तक हम किसी नतीजे पे पहुंचे हैं, जो भुगत चुके हैं इस बुरी वबा को, कि एक दफा जो भरपूर किस्म का लॉकडाउन है शायद वही इसका हल है। उसके बाद इकोनॉमी और जो नहीं, आपने दिलचस्प बात की है। शायद साहब, यूनुस साहब, आपकी जानिब आऊंगी। जिस तरह आलिया ने बताया कि जी 1 महीने के बाद ही इटली ने अपने लॉकडाउन को नरम किया, फ्रांस के अंदर क्या हुआ, मुझे ये बताइए। लॉकडाउन जो है आपने कब नरम किया? जी देखिए, फ्रांस में 16 मार्च को लॉकडाउन अनाउंस किया गया था। 11 मई को इन्होंने इसमें थोड़ी सी नरमी की है, लेकिन नरमी भी इस तरह नहीं की है। बड़े शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे, रेस्टोरेंट, नाइट क्लब, सिनेमा, कैफे और रश वाले मुकामात अभी भी बंद रहेंगे। मुख्तलिफ एरिए जो रेड जोन है वहाँ पर स्कूल अभी भी बंद हैं। यहाँ पे कुछ सनती यूनिट को खोल दिया गया, जो 4 लाख सनती यूनिट है, जिसमें जो इख्तियात करेंगे, जो इन्होंने गवर्नमेंट ने उनको बताया, और उसमें भी जो मुलाजमीन की तादाद इंतहाई कम है। मसाजिद यहाँ पे बंद हैं, चर्च, मजहबी इबादत खाने बंद हैं यहाँ पे। और अभी भी यहाँ पे अगर नरमी की भी गई है, लेकिन उस तरह की नरमी नहीं की गई है जिस तरह की बताई जा रही है। यहाँ पे अभी भी बहुत से मुकामात पर आप नहीं जा सकते हैं। जो स्कूल्स वाले एरिया हैं, जो रश वाले एरिया हैं, शादी ब्याह वगैरह जो हाल हैं, ये सब पे पाबंदी लगी हुई है। और ये कब तक रहेगा, कुछ हुकूमत आपको बताती है?
जी, हुकूमत हर हफ्ते प्रेस ब्रीफिंग करती है और उनका कहना है कि 3 हफ्ते के बाद अब चूंकि थोड़ी सी नरमी उन्होंने की है और इस हालात में देखेंगे कि अगर इसकी वजह से अगर मईशत में बेहतरी भी आती है और जो नए मरीज हैं उनकी तादाद में भी ज्यादा इजाफा नहीं होता तो ये मरहलावार इसमें ये नरमी करेंगे। और टेस्टिंग कितनी हुई है फ्रांस के अंदर डेली बेसिस के? फ्रांस में तो पहले जो 1,50,000 हफ्तावार जो है टेस्टिंग होती थी, लेकिन अभी 11 मई से इन्होंने 7 लाख पर वीक की जो है ना इन्होंने इसको हदफ बनाया कि हम हर हफ्ते 11 मई से 7 लाख अफराद के जो है ना एक हफ्ते के अंदर टेस्टिंग करेंगे और उसकी कैपेसिटी को ये बढ़ा रहे हैं। यानी 1 लाख दिन में आप टेस्टिंग, जिस तरह अमेरिका सोच रहा है करने को, बहुत बड़ी तादाद है। 11 मई से शुरू होगी और जो सबसे बड़ी बात यह है कि 10-12 दिन से पिछले से जो नए मरीजों की तादाद इंतहाई कम है, अमवात में भी कमी हुई है और इस वजह से इन्होंने लॉकडाउन में नरमी की है। इशरत साहिबा, इस वक्त अमवात में क्या जर्मनी के अंदर इस वक्त जर्मनी के अंदर अमवात बढ़ी हैं, केसेस कहां तक पहुंचे हैं? और मुझे ये बताइए कि आपने लॉकडाउन किस मरहले के ऊपर किया, किस मरहले के ऊपर आपने लॉकडाउन को मजीद नरम किया? देखिए, जैसे आलिया ने बताया कि इटली जो था वो सब पूरे यूरोप के लिए एक मिसाल बन गया था कि अगर फौरी तौर पर इसका हम लॉकडाउन नहीं करें या रद्द-ए-अमल नहीं अपना दिखाएं तो मुल्क की सूरत हाल वैसी ही हो सकती है जैसे इटली की। बैठी हुई हूँ, बर्लिन जो है वो यूरोप का दिल कहलाता है। चारों तरफ से यूरोप के दीगर ममालिक का यहाँ से सरहदें मिलती हैं। तो जर्मनी ने इस सिलसिले में अपनी फौरी तौर पर तो अपनी सरहदें उन्होंने ब्लॉक की कि कोई भी यहाँ पर ना आए और ना यहाँ से कोई जा सकता है बिला ज़रूरत। और ख़ास तौर पर जो सूबा जो हमारा म्यूनिख का सूबा है और वो इटली के साथ लगता है, वहाँ पर चूँकि ये सबसे पहले वही सूरत हाल का बढ़नी शुरू हुई थी तो वहाँ पर उस सूबे को मुकम्मल तौर पर उन्होंने सबसे पहले लॉकडाउन किया। वहाँ पे लॉकडाउन हुआ और वहाँ पर सबसे पहले दुकानें और तमाम हर किस्म के तिजारती मराकज़ और स्कूल्स वगैरह जो हैं वो सब बंद कर दिए गए। और फिर रफ्ता रफ्ता ये सूरत हाल पूरे जर्मनी में भी हो गई और इसी लिहाज से जर्मनी ने बहुत बेहतरीन तरीके से इसको कंट्रोल किया और इस वक्त जो है वो मरने वालों की तादाद इस वबा के सिलसिले में बहुत बहुत कम तक हो गई है। अच्छा। और जी इशरत साहिबा, मुझे ये बताइए कि अगर पाकिस्तान ने कोई ना कोई सबक सीखना हो जर्मनी से, इसलिए चूंकि आप जर्मनी में बैठी हुई हैं जहां पे बहुत ज़्यादा तादाद थी केसेस की मगर अमवात कम हुई, तो वो क्या होगा? सबसे पहले तो वही है कि लॉकडाउन नहायत सख्ती के साथ अवाम को इस बात से आगाह करना कि ये उनके अपने लिए और उनके अपने प्यारों के लिए जो है बहुत नुकसानदेह है और हुकूमती सतह पर एक सियासी जो है वो सब चीज़ों को छोड़ करके हुकूमत सिर्फ अवाम की सेहत की तरफ तवज्जो दे और उसके ऊपर अमल पैरा हो और उसको लेके चले आगे। आलिया, यही सवाल मैं आपसे करूंगी चूंकि हमने देखा है और आई एम श्योर आप पाकिस्तानी सियासत ज़रूर देखती होंगी चूंकि आप यहाँ पे सहाफ़ी थी, तो किस तरह सिंध और सेंटर के दरमियान एक चपकलिश सी रही है, एक तनाव सा बना रहा है और सेंटर ने यहाँ तक कह दिया कि आपने मज़ीद सख्त करना है लॉकडाउन, आप अपने अपने सूबों के अंदर करें, आप क्यों फोर्स करें बाकी मुल्कों के वो भी सख्त करें। जिसके ऊपर सिंध ने यह कहा कि नहीं जी, अगर हम इकट्ठे मुश्तरका तौर के ऊपर नहीं करेंगे तो उसका इफेक्ट ही नहीं आएगा, इसलिए चूंकि हम हार जाएंगे इस वबा से। आपका क्या इसके ऊपर तज्जिया है और हमें क्या सीखना चाहिए यूरोप से जहां पे इतनी बदतरीन तबाही आई? देखिए, एक सबसे बड़ा लेसन तो इसके अंदर यही है कि जब तक मिक्स्ड मैसेजेस रहेंगे, कोई सेंटर कुछ कह रहा होगा और कोई हुकूमत का इंसान कुछ कह रहा होगा, लोग बड़े कंफ्यूजन में रहते हैं। एक यूनाइटेड मैसेज की बहुत ज्यादा जरूरत है और हमने यहाँ पे ये देखा कि जो प्राइम मिनिस्टर ने जब पहले स्ट्रिक्ट लॉकडाउन और इस सब की बात की तो सब उनके साथ खड़े हुए थे। सबके अपने अपने राय होगी, जुनूब में इतना ज्यादा केसेस नहीं थे, सबके और परेशानियां होंगी, लेकिन सब एक साथ खड़े रहे कि हमें लॉकडाउन जरूरी है, हमें जाने बचानी है, दैट इज फर्स्ट प्रायोरिटी। दूसरी चीज जो हम सीखते हैं वो है कि हर चीज टाइमिंग के ऊपर है। टाइमिंग इज की इस सारे मसले में। लॉकडाउन करने में टाइमिंग जो है वो इटली ने उसमें वहां गड़बड़ की। ये But we've also missed the boat, Alia. According to a lot of experts, we've also missed the boat. We've missed the boat, मगर देखिए लॉकडाउन खोलने की टाइमिंग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइमिंग है और एक हफ्ते 2 हफ्ते इनमें भी बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि देखना तो यही है कि कितना ज्यादा वायरस गर्दिश के अंदर है।
ठीक है, यही सवाल यूनुस साहब मैं आपसे करूंगी, इसलिए चूंकि इवन फ्रांस की जो इकॉनमी है वो टूरिज्म के ऊपर भी एक तरह से डिपेंडेंट है। फ्रांस के बल्कि जहां बैठे हुए हैं पेरिस के अंदर, वहां पे तो बहुत लोग आते जाते हैं, तो ये भी एक खदशा था और इसलिए शायद हमने लॉकडाउन मुकम्मल तौर पे नहीं किया। हुकूमत ये कहती थी कि वहां पे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। आप क्या समझते हैं इसके बारे में? और जो आलिया कह रही है लॉकडाउन का भी एक तरीका है, क्या सीखना चाहिए हमें यूरोप से और यूरोप की गलतियों से? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब इटली में लॉकडाउन हुआ और वहां पे मसाइल बने तो यूरोपियन ममालिक ने उसको देखते रहे और उन्होंने उस टाइम इटली की मदद नहीं की थी। लेकिन बाद में जब ये पूरे यूरोप में फैल गया तो यूरोपियन यूनियन ने बाकायदा इटली से इसके लिए माजरत की है, यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट ब्रसल में। तो अगर हम इससे नहीं सीखेंगे, अब हमारा मरकज और जो दूसरे सूबों के दरमियान जो मसाइल चल रहे हैं उस पर जब तक हम बहैसियत एक कौम मुतहद नहीं होते, ये हमारे लिए मुश्किल होगा। सबसे बड़ी बात है कि लॉकडाउन जरूरी है और अवाम को भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। हमारे लोग कोरोना वायरस को और इस वबा को सीरियस भी नहीं ले रहे हैं, इस हवाले से भी आगाही की इंतहाई अशद जरूरत है। ठीक, शाहिद साहब आप क्या कहेंगे? स्पेन बार्सिलोना में वहां पे भी टूरिस्ट सीजन अभी बल्कि शुरू हुआ, मगर हमने देखा कि किस तरह हालात वहां पे खराब हुए, रेस्टोरेंट्स जो है वहां पे खुले नहीं हुए हैं। एक खदशा रहता है हुकूमतों का कि जी इकॉनमी बिल्कुल बिगड़ जाएगी। लॉकडाउन अब आपका खुल रहा है मगर उस तरीके से खुल नहीं रहा। पाकिस्तान को क्या लेसन लर्न करना चाहिए स्पेन से? जी बिल्कुल, पाकिस्तान को एक तो ये है कि सख्त किस्म का लॉकडाउन करना पड़ेगा अगर इस मुजी वबा से बचना है। मगर हम तो लॉकडाउन खोल रहे हैं शायद साहब, तकसीम हो रही है, हम तो स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। ये अल्लाह ना करे हमारे लिए मुश्किलात बढ़े। तमाम हम ओवरसीज पाकिस्तानी बड़े दुआगो हैं अपने मुझे वतन जो लोग हैं उनके लिए, हमारे दिल धड़कते हैं पाकिस्तान के साथ। मगर दूसरी जो बात है, जिस तरीके से वहाँ पे इमदादें तकसीम हो रही हैं, हमें तो इस बात से भी एतराज है क्योंकि जब जल्जला आता है या सैलाब आता है तो इमदाद पहुंचाना या लोगों का मिलना एक दूसरे से उसका एक और तरीक़ाकार है। मतलब ये जो वबा है ये इस तरीके से घुलने मिलने की और कोरोना की इजाजत शायद नहीं दे रही। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि जो हिफाजती तदाबीर दी गई हैं कम अज कम अवाम को चाहिए उसको फॉलो करें। मगर मेरा ख्याल है तमाम जितने भी हमारे यहाँ पे जर्नलिस्ट हैं, मुसन्निफ हैं, ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन को मजीद सख्त करना ही जो था वही पाकिस्तान के लिए अच्छा होता। और आलिया सलाउद्दीन इटली से हमें ये बता रही हैं कि इसको खोलने का भी तरीका है और अगर आप सही तरीके से नहीं खोलेंगे तो ये जो वबा है ये फिर से और लोगों की जान ले सकती है। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने यूरोप के 4 मुमालिक से हमें ज्वाइन किया। आज के लिए नाज़रीन इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।